बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जियो क्लास 8 और चैप्टर नंबर भी 8 है। पेज नंबर 68 यानी 68 और हमारे इस चैप्टर का ये लॉन्ग टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये टॉपिक बेसिकली geographical situation and strategic importance of the neighboring region, यानी पाकिस्तान और उसके नेबर में जितने भी रीजन्स हैं, पाकिस्तान और उसके नेबर में जितने भी रीजन्स हैं, इन रीजन्स का पाकिस्तान के साथ जियोग्राफिकली क्या सिचुएशन है, इम्पोर्टेंस है और स्ट्रैटेजिकली क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग पर आए, जियोग्राफिकल सिचुएशन एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम पाकिस्तान को देखेंगे। Pakistan enjoys a unique position in terms of its location. Due to its location, Pakistan is a center of interest for all the big powers of the world. Russia, United States of America and China try to enhance their influence in Pakistan. Central Asia states blessed with wealth of petroleum are situated in the neighboring of Pakistan. यहाँ तक ये 1 2 3 4 5 ये 5 लाइन्स आप हाईलाइट करें, ब्रैकेट करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होंगी। और इन 5 लाइनों में वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान अपने लोकेशन के बेस पर जितने भी ऑयल और गैस से भरपूर ममालिक हैं उनके हमसाये में और उनके दरमियान मौजूद है, जिस वजह से रशिया, अमेरिका, चाइना और इस तरह के जो बड़ी पावर्स हैं उनकी कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन रहें और इन कंट्रीज़ के पास जो ऑयल और गैस है उसको हम यूज़ कर सकें। इसके बाद ऑल बिग पावर्स हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन दीज ऑयल रिजर्वायर्स। जितनी बड़ी पावर्स हैं उन सबको इन ऑयल रिजर्वायर्स के साथ स्पेशल इंटरेस्ट रही है। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान इज आल्सो सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ सी रूट to the landlocked countries of Central Asia and Afghanistan. अफगानिस्तान की तरफ और सेंट्रल एशिया की तरफ ऐसे कंट्रीज़ जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी जिनका समंदर के साथ लिंक नहीं है, जिनका समंदर नहीं है, उन सब कंट्रीज़ को शाहराए कराक्रम या कराक्रम हाईवे के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। तो वो कराक्रम हाईवे पाकिस्तान से ही गुजरती है। कराची इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट इन द रीजन एंड विदाउट द हेल्प एंड कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान ऑल द कंट्रीज कैन नॉट ट्रेड थ्रू सी। कि अगर पाकिस्तान ना चाहे तो ये जितने लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, यानी जिनके पास समंदर नहीं है, तो वो बाकी दुनिया से तिजारत नहीं कर सकते क्योंकि उनको पाकिस्तानी समंदर इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट रीडिंग कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है जियोग्राफिकल सिचुएशन एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशियन कंट्रीज, एशियन फ्रॉम द रीजन ऑफ साउथ एशिया, इट्स टोटल एरिया इज 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसको हाईलाइट कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा इस लाइन को, जिसमें इसका एरिया बताया जा रहा है। Myanmar lies in the east of the South Asia, Afghanistan in the west, China in the north, and Bay of Bengal
Arabian Sea and Indian Ocean lies in the south. This region has a vital importance on the map of world. It accommodates almost 1/4 population of the world. Pakistan and India are the countries with larger population in this region. The presence of big power like Russia and China in the north enhance the geographical importance of South Asia. On the other hand, the Central Asian states have to rely on South Asia. इसको सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, वो साउथ एशिया के इस साइड के जितने कंट्रीज़ हैं उनको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरे ममालिक से जो ट्रेड करनी है वो बरास्ता पाकिस्तान करनी है, और जो दूसरी दुनिया है उसने इन ममालिक से फ्यूल लेना है बरास्ता पाकिस्तान। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। इस सारे पैराग्राफ का लबुलबाब यही है कि इन जो स्टेट्स हैं इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो पाकिस्तान और इसकी लोकेशन है। पेज नंबर 68 हेडिंग है जियोग्राफिकल सिचुएशन एंड स्ट्रैटेजिकल importance of Middle East. The region comprising South Asia and Asia and some parts of Africa is referred to the Middle East. It is situated at the junction of Asia and Africa. Russia, Black Sea and Caspian Sea situated in its north. Central Asia state is the northwest. Pakistan in the east. Northern Africa and modern North Asia and Mediterranean Sea in the west, and African countries in the southwest. Region of Middle East is equipped with a wealth of petroleum and minerals resources, and all big powers have eye on the resources. It is mostly inhabited by Muslims, so it is called a Muslim region. It is also inhabited by adherents of the other regions, rich Christians and Jews, and their holy places also situated in this region. So it is considered as a sacred place for Christians and Jews, and in addition to the Muslim Mediterranean Sea, along with the Red Sea, Black Sea, Persian Gulf are situated in this region, which are important trade route due to the mineral wealth. Important industrial centers for the world are also concentrated in this region. इसको हमने रीड किया, ये भी वही बात है कि जितनी पावर्स हैं उनको इनके ऑयल रिसोर्सेज पर नज़र है। ये जस्ट आप रीड करें क्योंकि ये वही बातें हैं जो लास्ट टॉपिक में और रिलेशंस में मिडल ईस्ट जब हम उनको डिटेल से पढ़ा था तो उसके अंदर हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। जियोग्राफिकल सिचुएशन एंड सेवन बाउंड्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया, इसकी आप लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन नंबर 9 पर आएँ, वहाँ से इसको हाईलाइट करें और अगली चारों लाइनें इसकी हाईलाइट करेंगे। पेज नंबर है 69, हेडिंग है पहली इस पेज की ब्लू कलर में, और इस हेडिंग की 10वीं लाइन से आगे 11वीं 12वीं 13वीं ये चारों लाइनें हाईलाइट कर लें, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका ये आंसर है। मैं रीड कर देता हूँ। सेंट्रल एशिया इज आल्सो known for its minerals resources, especially gold, which is found in abundance here. The location of two big powers, China and Russia, of the immediate neighboring, and also enhance the importance of this region. China and Russia बेसिकली एक तो ये करीबी है, दूसरा ये मिडिल ईस्ट की जो छोटी स्टेट्स हैं
ये रशिया के टूटने से बनी थी। तो इनको रशिया भी काउंट किया जाता है, इनको कहा जाता है कि ये रशिया का हिस्सा है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कफरिस्तान, ये जितनी स्टेट्स हैं ये पहले रशिया का ही पार्ट थी। जब रशिया जो है अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, ये रियासतें उसका हिस्सा थी, तो उससे अलग हो गई। चाइना जो है, रशिया और चाइना इस साइड की दो सुपर पावर्स हैं। नेक्स्ट लाइन पे चलें बेटा। दिस रीजन इज आल्सो अ गेटवे टू यूरोप। यूरोप जाने का रास्ता भी इसी रीजन से होकर गुजरता है। या यूँ समझ लें कि गेटवे टू यूरोप आपने अक्सर सुना होगा कि जो गैर कानूनी या कानूनन जो यूरोप लोग जाते हैं वो इन ममालिक से उन्हें गुजरना पड़ता है और उसके बाद वो यूरोप पहुंच जाते हैं, बरे-आज़म यूरोप में। लास्ट हमारा इस टॉपिक का जो हेडिंग है वह है जियोग्राफिकल सिचुएशन एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ चाइना। तो इसको पूरे को आपने लर्न करना है, हाईलाइट करना है। चाइना इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ एशिया। Geographically, it is situated in between 18 to 50 north latitudes and 73 to 135 east latitudes. Its total area is about 9.6 million square kilometer. North and South Korea, along with Japan and Taiwan, are situated in its east. Kazakhstan, Tajikistan, and Kyrgyzstan, Afghanistan, and Pakistan in the west, Mongolia and Russia in the north, Bangladesh, India, Nepal and Bhutan in the south, and Myanmar from Burma, Laos and Vietnam are situated in the southeast. अब ये इन 3 लाइन्स में सिर्फ कंट्रीज़ के नेम हैं जिनकी लोकेशन डिस्कस की गई है कि ये तमाम कंट्रीज़ किस किस लोकेशन पर मौजूद हैं। तो इनको आपने लर्न करना है, इन तमाम कंट्रीज़ के नेम को, और फिर इनकी लोकेशन जो है वो चाइना के साथ है, कनेक्टेड हैं, यानी कि चाइना से इनके साथ ये नेबरिंग में है। चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। ये एरिया के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से पहला बड़ा मुल्क है चाइना। Its economy is considered among the bigger economies of the world. It is equipped with the wealth of natural resources. Due to its financial and agricultural development, China is considered an important country in the world and is included in the developed countries of Asia. China is situated in that part of the world where countries like Russia, India and Pakistan are situated in its neighboring. On the other hand, economically developed countries like Japan are also enhanced in importance. अब जब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और स्ट्रैटेजिकल लोकेशन, तो चाइना एक ऐसे एरिया पर है जहाँ पे जापान, रशिया और इस तरह के दूसरे जो हैवी ममालिक हैं वो इसको फेस अप कर रहे हैं, इसके मुकाबले में हैं। लेकिन इसको 2 एज है। पहला एज ये है कि ये रकबे के लिहाज से जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से ये पहला बड़ा मुल्क है। तो ये 2 एज इसको जो है वो मिल जाते हैं। रकबा बड़ा होने की वजह से इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जापान के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में तो आगे है, एग्रीकल्चर में वो मोहताज है। लेकिन चाइना एग्रीकल्चर में भी मोहताज नहीं है, टेक्निकल में भी मोहताज नहीं है। उसके बाद आ जाती है किसी भी मुल्क को डेवलप होने के लिए मैन पावर चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है,
तो वो भी चाइना के पास वाफिर मौजूद है, क्योंकि आबादी के लिहाज से भी ये दुनिया का सबसे पहला बड़ा मुल्क है। तो ये दोनों है जो उसकी तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट का सबब हैं। और बाकी इस एरिया के अंदर जितनी कंट्री हैं, मुल्क हैं, वो सब इससे पीछे रह गए हैं। तो अब इन 2 पेज के ऊपर हमने 4 हेडिंग्स को देखा है। उनमें आपने सिर्फ 2 हेडिंग हाईलाइट करनी है, फर्स्ट और सेकंड लास्ट जो मैंने आपको हाईलाइट करवाई। इसके अलावा इसको आप हाईलाइट नहीं करेंगे, जस्ट रीड करेंगे। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। आपने डायरी में इस चैप्टर का पेज नंबर 70 उसके ऊपर की पॉइंट्स में 8 डेफिनेशंस दी गई हैं। आपने ये 8 डेफिनेशंस को लर्न भी करना है, लिखना भी है और उसको फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ताकि मैं उसको चेक करके लिस्ट पर आपके नंबर ऐड कर सकूं। क्लियर? अल्लाह हाफिज़।